गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो फिर हम आप लोगों के साथ आ चुके हैं क्लास 11th का बहुत ही पॉइजन न्यूमेरिकल लेकर। और इस क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को, क्योंकि हम फुल एनर्जी के साथ आए हैं और धाकर धाकर इतना भयानक भयानक न्यूमेरिकल करवाने वाले हैं ना, मजा आ जाएगा। अरे वीडियो को लास्ट तक देखो, हो सके तो शेयर कर दो और देखो, उसके बाद तुम कहना कि नहीं सर सही बोल रहे थे, मजा आ गया। लास्ट तक देखने पर पता चलेगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना, इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, कहो मत, बहुत मजा आने वाला है। क्या है क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, उसके पहले आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके स्क्रीन पर अभी आ जाएगा क्वेश्चन। देखिए ये वाला है और इधर ये वाला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन को लिखने के बाद ही आप लोग इस वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास रहेगा तभी आपको देखने में मजा आएगा, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो पहले शुरुआत में एक दो गो क्वेश्चन है जो ऐसे छोटा छोटा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, इसको बस ऑप्शन को देखते और मारते हैं, ठीक ना। कि पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी एक पिंड के सापेक्ष किसी दूसरे पिंड की आपेक्षिक वेग क्या होता है। कि एक पिंड के एक विमीय गति का उदाहरण है, द्विविमीय गति का उदाहरण है, त्रिविमीय गति का उदाहरण है, इनमें से सभी। तो जाहिर सी बात है, एक पिंड के सापेक्ष दूसरे पिंड का अपेक्षिक वेग। अपेक्षिक वेग मतलब मान लीजिए एक जो बस इधर चल रही है और हम भी इधर चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, बस इधर चल रही है हम इधर चल रहे हैं, मतलब सरल रेखा में ही चल रहे हैं। सरल रेखा में गति मतलब एक विमीय गति स्पष्ट रूप से हो रहा है, मतलब यहाँ पर एक विमीय गति हो जाता है। द्विविमीय गति जैसे बारिश ऊपर से गिर रहा है, हम इधर से जा रहे हैं, द्विविमीय गति हो गया। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों है, मतलब द्विविमीय गति हो गया। ये वाला इसमें आता है नाव वाला, धारा वाला जो कंसेप्ट आता है, द्विविमीय गति हो गया, मतलब समतल में जो गति हो रहा है द्विविमीय हो गया। या त्रिविमीय मतलब ये जो पतंग वाला जो कंसेप्ट है, पतंग उड़ता है तो त्रिविमीय गति हो गया। मतलब अगर देखा जाए तो ये अपेक्षिक वेग की तीनों का उदाहरण है। मतलब इसमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि किसी पिंड बी के सापेक्ष किसी दूसरे पिंड ए के अपेक्षिक वेग निम्न में से किसके द्वारा सही रूप से व्यक्त किया गया है। बी के सापेक्ष किसी दूसरे पिंड का अपेक्षिक वेग पूछ रहा है। तो सुन लो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो भी पूछे केवल बोल दे कि इसका अपेक्षिक वेग, किसका अपेक्षिक वेग बोला है। देखो ए का अपेक्षिक वेग बोला है, दूसरे पिंड ए का अपेक्षिक वेग पूछ रहा है, तो जब बोले कि इसका अपेक्षिक वेग निकालो तो डायरेक्ट लिखना है वेलोसिटी ऑफ ए। अब सोचना है और क्वेश्चन को पढ़ना है, किसके सापेक्ष बोल रहे हो, किसके सापेक्ष। तो क्या बोल रहा है कि किसी पिंड बी के सापेक्ष, तो ए का अपेक्षिक वेग निकालना है, किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालने के लिए भी ए शुरू वाला में से लास्ट वाला क्या कर देंगे, घटा देंगे। यही वाला होता है अपेक्षिक वेग, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू v। चूंकि बी जो है वेग जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर वेक्टर का चिन्ह दे देंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर देख लेंगे किस में है। ऑप्शन नंबर ए है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या दिया है, ए में दिया है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। उसके बाद बी में देखिए क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी दिया वेलोसिटी ऑफ बी प्लस में वेलोसिटी ऑफ ए। ध्यान से देखिएगा, क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या दिया है, ये दिया है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस में वेलोसिटी ऑफ ए। डी नंबर में दिया है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, क्या दिया है कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। हाँ, अभी हमें जाके ऑप्शन मिला, सही ऑप्शन मिला। कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस ऑप्शन को मैच कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये सब छोटा छोटा कंसेप्ट है, थ्योरी से रिलेटेड है। अगर आप थ्योरी पढ़े हैं तो आपको सारा चीज कंसेप्ट जो भी चीजें आपको क्लियर होने वाला है। वैसे टेंशन लेने की कोई बात नहीं, अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े हैं ना, अरे दोस्त, अब कितना बताएं, थ्योरी के अंदर जाके बताए हैं, अंदर जाने के बाद ही इसको सॉल्व किए हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक ना। सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी तरह से मिलेगा, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट थ्योरी के साथ मिलेगा आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं कि हम थ्योरी नहीं पढ़े तो हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, आपको सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, किसी पिंड का गतिपथ
उस तल में होता है जिस तल में स्थित होते हैं। गतिपथ किधर होगा बताओ दोस्त, गतिपथ किधर होगा? उसी दिशा में होगा जिस दिशा में वेलोसिटी और त्वरण होता है, जिस दिशा में वेलोसिटी ऑफ त्वरण होता है। मतलब अगर वस्तु इधर जा रही है तो इसका वेग भी इधर होगा और इसका त्वरण भी इधर होगा। यानी इसका उल्टा देखते हैं, अगर वस्तु का वेग इधर है और त्वरण इधर है यानी वस्तु इधर जाएगी, गतिपथ इसका इधर होगा। ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है पिंड के वेग और त्वरण। अरे जिस तल में वेग और त्वरण स्थित होगा उधर ही उसका गतिपथ होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। बाकी सबको देखना ही नहीं, देख लेते हैं। ऑप्शन को छोड़ना नहीं जाता, देख लो, हो सकता है आगे और भी कोई ऑप्शन हो जो आपको मिले, ऐसा ही लगे वो भी होता हो, इसलिए ऑप्शन को देख लिया जाता है। पिंड की स्थिति सदिश का तल और वेग, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। स्थिति सदिश का तल और वेग कैसे हो जाएगा? पिंड के विस्थापन का तल और वेग तो ठीक है, विस्थापन का तल कैसे होगा? विस्थापन का तल मतलब जिस टाइम विस्थापन होगा वो ग्राफ इसका बनाएंगे तो इसको क्षेत्रफल के विस्थापन को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। उस जो नहीं हो गई वाला। अगला ऑप्शन नंबर डी में पिंड का वेग और गुरुत्वीय त्वरण जी का तल। पिंड का वेग, गुरुत्वीय त्वरण कहां से आ गया यार? गुरुत्वीय त्वरण कहां से आ गया? गतिपथ उस तल में होता है। हाँ, मान लीजिए अगर गुरुत्व का अधीन गति है, तो गुरुत्व का अधीन गतिपथ के गुरुत्वीय त्वरण नीचे होगा। अगर वस्तु नीचे से ऊपर फेंके हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण हमेशा तो नीचे होगा। हम फेंके वस्तु को ऊपर, कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, वेग और त्वरण। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, 3 को क्वेश्चन जो था आपका थोड़ा बहुत कंसेप्ट वाला था, मतलब थ्योरी से रिलेटेड था, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे चलिए चलते हैं। अब एक जो क्वेश्चन आने वाला है ना मेरे दोस्त, अब जो क्वेश्चन आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप शुरू में क्वेश्चन जब लिखे होंगे, जब क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 आप पढ़ लीजिए, वीडियो रोक के पढ़िए, 2 बार 3 बार कम से कम पढ़िए, उसके बाद हम तो अभी पढ़ ही रहे हैं। ध्यान से सुनिए। किसी मनुष्य का वेग शांत जल में 2 मीटर प्रति सेकंड है। किसी मनुष्य का वेग शांत जल में कितना है? 2 मीटर प्रति सेकंड है। कितना है? 2 मीटर प्रति सेकंड। शांत जल में, याद कीजिए, शांत जल में इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा सा थ्योरी की ओर चलते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम थ्योरी की ओर चलते हैं, अपेक्षिक वेग को थोड़ा सा समझते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या करेंगे? वीएम से वीबी को घटा देंगे, यस सर, ये हमको समझ में आ गया है, आप बताए हैं तो हमको समझ में आ गया है कि वीएम से वीबी को घटा देंगे। बहुत बढ़िया। वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ पी में से वेलोसिटी ऑफ क्यू को क्या कर देंगे? घटा देंगे। सर बहुत बढ़िया से आप समझा दिए, ये भी हमको समझ में आ गया। वेलोसिटी ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू एम, सर ये भी समझ में आ गया, वेलोसिटी ऑफ आर। अब पहले ही हम बता सकते हैं क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल आप बता सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन। घटा सकते हैं, इस घटाने के बाद जो आएगा यही वाला होगा। मतलब जो भी पूछे, जिसके सापेक्ष पूछ रहा है उसमें से जो, मतलब आर का सापेक्षिक वेग पूछ रहा है किसके सापेक्ष? एम के सापेक्ष, तो आर में से एम को क्या कर देंगे? घटा देंगे। मतलब आर के वेग में से एम को वेग को घटा देंगे। इसमें एक छोटी सी चीज है, इसको समझना पड़ेगा आपको। ये जो बी है ना, बी, जब बी के सापेक्ष ए का अपेक्षिक वेग निकाले, जब बी के सापेक्ष ए का वेग निकाले हैं, तो ये बी काची में चल गया, ये बी काची में चल गया, बी काची में चल गया, रेस्ट में चला गया। काची में चल गया? रेस्ट। ई वाला बी जो है काची में चला गया? रेस्ट में चला गया। का में? रेस्ट में। ये वाला क्यू काची में चल गया? रेस्ट में चला गया। एम काची में चला गया? रेस्ट में चला गया। ओहो, कहां से कैसे कैसे आप बता रहे हैं, रेस्ट में कैसे चला गया? अरे मेरे दोस्त सोचो वो बचपन वाली घटनाएं, जब हम बस में बैठते थे, बस आगे जा रही थी तो पेड़ पौधा पीछे जा रहा था, हम सोचते थे हम तो आराम से खड़े हैं, हम तो चल ही नहीं रहे हैं। चल कौन रहा है? पेड़ पौधा चल रहा है, क्योंकि हम बस में बैठ के पेड़ पौधा को देखते थे तो हमें लगता था कि हमें स्थिर है और पेड़ पौधा चल रहा है। ओहो, जब आप यहां से देख रहे थे पेड़ पौधा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे दिमाग में ऐसा इमेज बनता रहा कि नहीं, डांट के दिमाग से बोल दिए कि नहीं बोलना आज के बाद, क्योंकि हम नहीं चलते हैं, सॉरी पेड़ पौधा नहीं चलता है, हम चलते हैं, बस चल रही तो हम भी चल रहे हैं। फिर उस समय से बाद फिर दिमाग में ऐसी बातें नहीं आता है, लेकिन वो जो बचपन में चीजें आता था असल में वही है, वही अपेक्षिक वेग। समझने की सबसे बेहतरीन तरीका वही है। क्यों? क्योंकि आप जा रहे 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पूर्व दिशा में, तो पेड़ पौधा जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पश्चिम दिशा में। कब? जब आप पेड़ पौधा को देखिएगा तब। जो आपका वेग है किसको मिल गया? पेड़ पौधा को मिल गया। मतलब आप पूर्व दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहे थे, तो आपका वेग मिल गया पेड़ पौधा को। आप पेड़ पौधा अब जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पश्चिम दिशा में।
कितना बेहतरीन कंसेप्ट है। समझते इसको थोड़ा इस तरह से, जैसे 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से इस दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से मैन जा रहा है, एक आदमी है, इधर इस दिशा में जा रहा है, ठीक ना। और यहाँ पर एक पेड़ है, ट्री है। ओहो पेड़ बन जा, ओ मेरे दोस्त बन जा, बन गया। पेड़ यहाँ पर है। इसको देखेगा, जब पेड़ को ही देखेगा, यहाँ से जब देखेगा ये ट्री है, जब ट्री को देखेगा तब क्या होगा कि ट्री इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मतलब जब आदमी के सापेक्ष पेड़ का वेग निकलना है, क्या निकलना है, आदमी के सापेक्ष पेड़ का वेग, तो इसको लिखेंगे कैसे, वेलोसिटी ऑफ किसका वेग निकलना है, ट्री का वेग निकलना है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ एम, वेलोसिटी ऑफ ट्री। अरे विरामावस्था में है मेरे दोस्त, कोई व्यक्ति नीचे से देखेगा तो क्या चीज में, विरामावस्था में, तो विरामावस्था मतलब जीरो, अब माइनस का चिन्ह माइनस है, वी एम देखो, वी एम वेलोसिटी ऑफ मैन किधर है, इस दिशा में जा रहा है मेरे दोस्त, इस दिशा में कितना 10 मीटर प्रति सेकेंड, आई दिशा में एकांक सदिश आई कैप होता है, तो यहाँ पर आई कैप आ जाएगा। आप जानते हैं, आप कल भी बताए थे, एक्स अक्ष की दिशा में होता है आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में होता है जे कैप, और जेड एक्स की दिशा में होता है के कैप। तो एक दिशा में आई कैप, तो इसके साथ आई कैप लगा दिए। वेलोसिटी ऑफ ट्री विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना गया, माइनस में 10 आई कैप, यानी 10, इसका मतलब समझिए, थोड़ा फील करते हैं इसको, थोड़ा फील करते हैं, क्या माइनस में 10 आई कैप का मतलब हुआ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, सॉरी मीटर प्रति सेकंड है ना, 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से माइनस में आई किधर है, माइनस में आई, इधर होता है प्लस में आई, इधर होता है माइनस में आई, कल ही बताए थे, इधर होता है प्लस में जे, इधर होता है माइनस में जे, तो माइनस ही मतलब इधर हो गया, इस दिशा में जाएगा, पेड़ पौधा किधर जाएगा, ये जो पेड़ है किधर जाएगा, इस दिशा में, कितना 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यानी ई काची में आ गया, ये अभी विराम में आ गया, इसका वेग जो है किसको प्रदान हो गया, पेड़ को प्रदान हो गया। जब हम पेड़ को देख रहे थे तब मेरा वेग किसको प्रदान हो गया, पेड़ को प्रदान हो गया। यानी जब भी हम अपेक्षिक वेग निकालेंगे तो जिसके सापेक्ष निकाल रहे उसको काची में रखेंगे, रेस्ट में रखेंगे, काची में रखेंगे, रेस्ट में रखेंगे, उसको विराम में रखेंगे। बात समझ में आया, बोलो इतना बातें समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते, कमेंट में बताइएगा जरूर, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कोई जो चीजें बता रहे हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर से हम कोशिश करेंगे, अपेक्षिक वेग का एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें सारा थ्योरी रहेगा। उसके बाद ये जो जब इस वीडियो को देखिएगा, इन न्यूमेरिकल वाले वीडियो को, तो आपको अच्छी तरह से चीजें समझ में आएगा। हाँ लेकिन आप बोलिएगा तब, अगर आपको यहाँ तक इस सारी चीजें अगर आपको समझ में आ जा रहा है तो हमें वीडियो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहीं से काम हो जाता है, फिर उसका क्या करना है। ठीक है आगे चलिए, इसको आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये आपका कंसेप्ट हुआ, कंसेप्ट की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि शांत जल में 2 मीटर प्रति सेकंड, शांत जल में मतलब अगर बात करें, मतलब मान लीजिए एक नदी है, दिया है, नदी जो है किस वेग से, नदी की धारा का वेग 2√3 मीटर प्रति सेकंड है, कितना है, 1 मिनट 2√3 मीटर प्रति सेकंड, थोड़ा सुनिएगा इधर, 2√3 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सुधारेंगे, डाटा में जो दिया है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उसको थोड़ा सा सुधारेंगे हम, ठीक ना। ऐसे देखिए अभी बना रहे हैं, सुधारेंगे अभी। आपका नदी के धारा का वेग, इस दिशा में धारा प्रवाहित हो रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड के, 2√3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। क्या बोल रहा है कि मनुष्य के वेग शांत जल में 2 मीटर प्रति सेकंड है, मनुष्य का वेग कितना है शांत जल में, 2 मीटर प्रति सेकंड है, 2 मीटर प्रति सेकंड, मनुष्य का शांत जल में वेग कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड है। बहुत बढ़िया, कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड, शांत जल में वेग कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड, ठीक, 2 मीटर प्रति सेकंड है, शांत जल में वेग है 2 मीटर प्रति सेकंड। आपको यहाँ पर बात को समझना होगा, क्या समझना होगा, शांत जल में यानी नदी कहाँ हो गया, शांत में आ गया, नदी कहाँ में आ गया, शांत में। जब नदी रेस्ट में आ गया तब आदमी का वेग पूछा है, यानी ये जो दिया है, क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दिया है, यानी रिवर का चीज में हो गया, रेस्ट में हो गया। जब रेस्ट हुआ मतलब शांत जल हो गया, और शांत जल में आदमी का वेग यानी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कितना दिया है, शांत जल में आदमी का वेग, नदी रेस्ट, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का मतलब हुआ रिवर रेस्ट में हो गया, और ये मैन का वेग कितना दिया है, शांत जल में मैन का वेग कितना दिया है, 2 मीटर प्रति सेकंड दिया है, 2 मीटर प्रति सेकंड दिया। देखो वो वाला कंसेप्ट यहाँ पर काम में आया,
मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन यानी रिवर के सापेक्ष मैन का वेग है 2 मीटर प्रति सेकेंड। रिवर के सापेक्ष मैन का वेग है 2 मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन इस तरीके से पूछवे करता है, आपको समझना पड़ेगा, दोनों का मतलब कहीं होता है। नदी के सापेक्ष मैन का वेग या शांत जल में मैन का वेग, दोनों का कहीं होता है। नदी के सापेक्ष आदमी का वेग या शांत जल में आदमी का वेग, दोनों का मतलब कहीं निकल के आता है। जो यहाँ पर लिखे है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, यहाँ पर 2 मीटर प्रति सेकेंड दिया है। क्या बोल रहा है कि नदी के धारा से किस दिशा में उसको तैरना होगा, मतलब मनुष्य को नदी पार करने में लघुत्तम दूरी तैरने के लिए नदी की जलधारा के साथ बना कोण, नदी के जलधारा के साथ, जलधारा कौन सा ई वाला है, इसके साथ कितना कोण बना के आगे की ओर बढ़ेगा कि वो कम दूरी तय करेगा। तो आपको याद होगा कम दूरी तय करने के लिए व्यक्ति को, मान लीजिए कम दूरी ये वाला होगा ना, कम दूरी, सबसे कम दूरी ये वाला सीधा दूरी होगा जो कम दूरी होगा। और सीधा दूरी तय करने के लिए अगर व्यक्ति इस दिशा में अगर तैरता है तो धारा मार्ग इसको यहाँ से कहाँ ला देगी, यहाँ ला देगी। तो इस दिशा में किधर कितना 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तैर रहा है, 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तैर रहा है। तो इसको 2 भाग में वियोजित कर देंगे तो इस दिशा में हो जाएगा 2, इसके साथ थीटा कोण बना रहा है तो 2 cos थीटा, और इस दिशा में होगा 2 sin थीटा, 2 sin थीटा, ठीक है ना। वियोजित कर दिए इसके वेग को। अगर इस दिशा में ये तैरता है 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तो धारा मारेगी तो यहाँ पर आ जाएगा। 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर इस दिशा में तैरता है तो धारा मारेगी तो यहाँ पर आ जाएगा। आप खुद से समझिए, नदी बह रहा है इधर, मतलब नदी बह रहा है इधर, नदी इधर बह रहा है, आपको तैरना है, आपको कम से कम दूरी तय करना है तो नदी के विपरीत दिशा में कुछ कोण पर तैरिएगा, तब ना आप धारा मारते हुए भी, मतलब कितनो धारा मारी तब तो जाके यहाँ पर हम आ जाएंगे, नहीं अगर कितनो धारा मारता है तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। ये बातें समझ में आ रहा, मतलब इस दिशा में हमें तैरना होगा, ये बात समझ में आ रहा है। तो अगर इस दिशा में तैरना होगा तो कितना कोण पर तैरना होगा, तो हम हमें पता नहीं है कितना कोण पर तैरेंगे, मान लिए थीटा कोण पर तैरेंगे, मतलब ये वेग 2 भाग में बटेगा, एगो क्षैतिज दिशा में, एगो ऊर्ध्वाधर दिशा में। सदिशों का वियोजन पढ़ा है ना, जिसके साथ कोण आता है cos थीटा और जो उसके लंबवत होता है sin थीटा होता है। ये वाला चीज, ये वाला मान लीजिए ए है तो इसको 2 भाग में बांटेंगे तो एक cos थीटा, इसके साथ कोण बनाया है तो ये होगा ए sin थीटा। तो यही चीज यहाँ पर हम लगाए हैं, तो ये वाला 2 है तो ये 2 cos थीटा, ये वाला 2 sin थीटा। ठीक, एक शर्त बताए थे जब थ्योरी बता रहे थे ये वाला, तो एक शर्त बताए थे, कम दूरी तय करने के लिए जो 2 sin थीटा है ये धारा के वेग के बराबर होता है, मतलब 2√3 के बराबर होता है, मतलब 2√3 के बराबर होता है। जो 2 sin थीटा है किसके बराबर होगा, 2√3 के बराबर होगा, क्योंकि जब तक ई जो ऊर्ध्वाधर में, जो इसके ऊर्ध्वाधर में जो वेग मेरा निकला है 2 sin थीटा, जो नदी के विपरीत दिशा में वेग निकला है 2 sin थीटा, जब तक नदी के वेग को संतुलित नहीं करेगा, अगर संतुलित न करता है तो नदी धारा मार के हमको यहाँ से यहाँ तक मिला सकती है, लेकिन अगर ये वेग इस वेग को संतुलित करेगा तो नदी हमको बहवा नहीं सकती है। मेरा जो वेग होगा, मेरा वेग होगा, अपना होगा, नदी हमको नहीं बहवा सकती है। जब ई वेग इस वेग को संतुलित कर देगा तब, संतुलित कब करेगा, जब 2 sin थीटा 2√3 के बराबर होगा तब। बात समझ में आ रहा है, जब 2 sin थीटा का मान 2√3 के बराबर होगा तो नदी हमको दहवा नहीं सकती है। मेरे पास एक वेग रह जाएगा जो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में मेरा हमको मदद करेगा। कौन वेग रहेगा, 2 cos थीटा रहेगा, 2 cos थीटा रहेगा, यानी 2 sin थीटा का मान 2√3 के बराबर होगा, 2 sin थीटा का मान 2√3 के बराबर होगा। 2√3 के बराबर हुआ, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा sin थीटा बराबर 2√3 और गुना में 2 आ जाएगा, भागा में 2, 2 से 2 कट गया, sin थीटा बराबर कितना आ गया, तो √3 आ गया। sin थीटा बराबर कितना आ गया, √3 आ गया। sin थीटा बराबर √3, sin थीटा बराबर √3। यहाँ से थीटा बराबर निकालेंगे, यहाँ से थीटा बराबर निकालेंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा sin इनवर्स √3, sin इनवर्स √3, sin इनवर्स √3। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन में दिया है 45 डिग्री, 135 डिग्री, 120 डिग्री और 90 डिग्री। आपको थोड़ी सी चीजें इसको समझना पड़ेगा, यहाँ पर ऑप्शन मिलाना है तो आपको देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नदी के धारा के साथ, तो जो धारा के साथ असल में कोण बनता है ये वाला बनता है, जो धारा के साथ असल में कोण बनेगा ये वाला बनेगा, ये वाला कोण बनेगा, क्योंकि धारा इधर जा रहा है, हम इधर जा रहे हैं, तो किस दिशा में धारा से तैरना पड़ेगा, धारा से इतना कोण पर अगर तैरते हैं तो हम यहाँ तक हम पहुंच सकते हैं, ये पूरा तैरना पड़ेगा, ये पूरा तैरना पड़ेगा। तो ये वाला कोण हम निकाले हैं, केवल ये वाला निकाले हैं, कितना, केवल थीटा निकाले हैं, sin इनवर्स √3, sin इनवर्स √3 केवल थीटा हम निकाले हैं, केवल क्या निकाले हैं, थीटा निकाले हैं, sin इनवर्स √3 केवल थीटा निकाले हैं। यहाँ पर क्या होगा कि sin इनवर्स
√3 आया है, साइन इनवर्स √3 आया है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ई वाला टोटल 90 है, ई वाला टोटल क्या है 90, मतलब कोण निकालेंगे, मतलब किस कोण पर तैरेंगे, तो ये कोण निकालेंगे तो ये 90 आप प्लस में साइन इनवर्स √3 आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो जो आएगा वही आपका कोण होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा 90 साइन इनवर्स √3, 90 साइन इनवर्स √3, इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका कोण आएगा वही आपका आंसर होगा, जो आपका कोण आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक ना। तो साइन इनवर्स √3 का मान कितना होता है ये आपको निकालना पड़ेगा। साइन इनवर्स √3 का मान निकाल के उसके बाद 90 में ऐड करना पड़ेगा, जो आएगा वही कोण का मान होगा, ठीक ना, जो आएगा वही आपका कोण का मान होगा। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बात इसमें ध्यान रखना है क्या कि जो विपरीत दिशा में 2 sin थीटा का मान होता है, जो विपरीत दिशा में 2 sin थीटा का मान होता है, जो विपरीत दिशा में 2 sin थीटा का मान होता है, ई धारा के दिशा के जो धारा के वेग है उसके क्या होगा बराबर होगा। मतलब धारा के विपरीत दिशा में वेग धारा के वेग के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों ई वेग इसको संतुलित करता है तभी हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं, अगर ई वेग उसको संतुलित नहीं करता है तो हम आगे की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? बोलिए, बात समझ में आ रहा है? अगर बात समझ में आ रहा है तो जल्दी से बताइए, कमेंट करके आप लोग बताइए। बोलिए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आपका ऑप्शन में है 45 डिग्री, 135 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री। आपका ऑप्शन में मिस्टेक है, नहीं तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, दोनों में से किसी में मिस्टेक है, आपका आंसर होगा ये वाला। अगर क्वेश्चन में सुधार करते हैं तो क्वेश्चन में सुधार करने के बाद आपका इसमें से कोई एक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि यदि कोई कण अपने गति पथ पर किसी उदग्र अचर त्वरण के साथ गतिशील हो, किसी उदग्र अचर त्वरण के साथ गतिशील हो एवं कण का प्रारंभिक वेग क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री के कोण बना रहा हो तो कण का गति पथ होगा। ध्यान से सुनिए दोस्त, कितना शानदार क्वेश्चन है। क्या है कि कोई कण अपने गति पथ पर किसी उदग्र अचर त्वरण के साथ गतिशील हो एवं कण का प्रारंभिक वेग, मतलब शुरू वाला प्रारंभिक वेग क्षैतिज तल के साथ, ही वाला क्षैतिज तल हो गया, और उदग्र के साथ गतिमान है, क्षैतिज तल के साथ बना रहा है 30 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अचर त्वरण से गतिमान है, मतलब इसका त्वरण कितना है? जी है। इसका त्वरण कितना है? जी है। एक अचर त्वरण ऊपर की ओर है, नीचे की ओर है जी, नीचे की ओर है जी। उदग्र अचर त्वरण मतलब एक अचर त्वरण मतलब एक नियत त्वरण के साथ इधर की ओर गतिमान है, ऊपर की ओर। इस दिशा में इसका वेग जो होगा u cos थीटा होगा, इस दिशा में जो होगा u sin थीटा होगा। ये सब चीजें हम लोगों को पता है, प्रक्षेप्य गति में बढ़िया से पढ़े हैं। सारा चीज हमें यहाँ पर कंप्लीट हो गया, मतलब ऐसे ऐसे सारी चीजें होगा, दिमाग में फिगर बन गया कि ऐसे चीज होने वाला है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 30 डिग्री का कोण बना रहा है तो कण का गति पथ है। ओहो खुदे पहाड़ निकली चुहिया, क्या पूछ रहा है दोस्त? पूछ रहा है कि कण का गतिपथ, कण का गतिपथ परवलयाकार है? नहीं है। ऑप्शन देखिए, सरल रखिए, द्वितीय, परवलयीय, इनमें से कोई नहीं। परवलयीय क्या बोल रहा है हो? परवलयिक, परवलयिक या परवलयाकार। परवलयिक का मतलब क्या होगा? परवलयाकार, परवलयाकार इससे गतिपथ होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि यदि किसी प्रक्षेप्य पिंड के गति में वायु प्रतिरोध नगण्य न हो एवं गुरुत्वीय त्वरण जी अचर हो तो पिंड का महत्तम ऊंचाई h और क्षैतिज परास r का मान होगा। अरे दोस्त, क्षैतिज परास महत्तम ऊंचाई आपको पता है कि महत्तम ऊंचाई h बराबर क्या होता है? महत्तम ऊंचाई h बराबर क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है, ओहो हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2g के बराबर होता है। h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g के बराबर होता है। ओहो इतना आसान चीज है, पहले से जानते थे, आप लोग भी जानते थे, क्लास में सारी चीजें बता चुके हैं। h बराबर फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है, मतलब ऊंचाई का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2g। और क्या बोल रहा है कि महत्तम ऊंचाई क्षैतिज परास, क्षैतिज परास r बराबर फॉर्मूला क्या होता है? क्षैतिज परास r बराबर फॉर्मूला न है उनके लिए ये वाला ऊंचाई h होता है, ये वाला क्षैतिज परास r होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी जो तय करता है r बराबर फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? ई फॉर्मूला होता है, ई फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा में g, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा में g, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा में g के बराबर होता है। क्या बोल रहा है कि वायु प्रतिरोध नगण्य न हो। वायु प्रतिरोध नगण्य न होने का मतलब, अगर किसी वस्तु को यहाँ से हम फेंके, वायु प्रतिरोध नगण्य नहीं है, तो हवा मेरे जो जिस वस्तु को जिस वेग से फेंके हैं
किसी वस्तु को हम जिस वेग से फेंके हैं इस वेग का विरोध करेगा, इस वेग को घटाएगा। जैसे कि आप लोग कहीं भी जाते हैं, मतलब हवा चाहे जो भी हो, अगर मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हमारे विपरीत दिशा में हवा काम करता है, हमारे विपरीत दिशा में काम करता है। तो जब हम पत्थर को फेंकेंगे तो पत्थर के विपरीत दिशा में हवा काम करेगा, तब पत्थर के विपरीत दिशा में काम करेगा, मतलब वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर विपरीत दिशा में काम कर रहा मतलब वेग का मान घट जाएगा। वेग क्या हो जाएगा, ये जो u है u क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वेग घटेगा मतलब h समानुपाती है u स्क्वायर के, वेग समानुपाती है u स्क्वायर के। यहाँ से वेग बढ़ेगा तो ऊंचाई भी बढ़ेगा, तो u समानुपाती है h समानुपाती है u स्क्वायर के। यहाँ पर r समानुपाती है u स्क्वायर के, r समानुपाती है u स्क्वायर के। दोनों समानुपाती है, दोनों समानुपाती है। यानी वेग बढ़ेगा तो h भी बढ़ेगा, वेग बढ़ा तो r भी बढ़ेगा। लेकिन वेग घटेगा तो h भी घटेगा, और वेग घटेगा तो r भी घटेगा। यानी इसमें से देख लीजिए कौन होगा, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा। घट एवं बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। अरे घट जाएगा, दोनों घट रहा है, नहीं घट रहा है, दोनों घट जाएगा। इसमें कोई सोचने वाली बातें नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई दोनों वेग के समानुपाती होता है। वेग घट रहा है जब वायु प्रतिरोध रोकेगा, जब किसी वस्तु को फेंकेंगे तो हवा हमें रोकेगा, उस वस्तु को रोकेगा। रोकेगा मतलब वेग घटेगा, वेग घटेगा मतलब ऊंचाई घटेगा, और उसका क्षैतिज परास भी घटेगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इधर चलते हैं। अब स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है एक व्यक्ति 30 मीटर उत्तर, फिर 20 मीटर पूर्व, फिर 30√2 मीटर दक्षिण पश्चिम चलता है, प्रारंभिक स्थान से उसका विस्थापन होगा। कितना शानदार क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 30 मीटर उत्तर, पहले हम दिशा को समझ लेते हैं। नॉर्थ, नॉर्थ, इसके ठीक जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है। ईस्ट मतलब पूर्व, वेस्ट मतलब पश्चिम, नॉर्थ मतलब उत्तर, और वेस्ट मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, और साउथ मतलब दक्षिण, ठीक ना। तो जैसे इस वाला नॉर्थ, तो नॉर्थ तरफ आप मुड़ जाइए, और नॉर्थ तरफ मुड़ने के बाद जैसे हम अभी मेरे इधर इस दिशा में नॉर्थ है, तो नॉर्थ दिशा में मुड़ गए, तो नॉर्थ दिशा के ठीक मेरे दाहिने तरफ, मेरे दाहिने तरफ क्या होगा, पूरब दिशा होगा। मतलब उत्तर के ठीक दाहिने क्या होगा, पूरब होगा। तब पूरब, पूरब को हम लोग ईस्ट कहते हैं। हमें दो दिशा पता चल गया। फिर से सुनिए, अगर नॉर्थ की तरफ आप मुड़े हैं तो नॉर्थ के ठीक दाहिने क्या होगा, नॉर्थ के ठीक दाहिने पूरब होगा। तो पूरब मतलब ईस्ट होगा। ईस्ट, ईस्ट का ऑपोजिट साइड में क्या होता है, ईस्ट वेस्ट होता है। नॉर्थ इधर क्या होता है, साउथ होता है। दिशा को प्रदर्शित करने आ गया, दिशा को प्रदर्शित करने आ गया। चलिए ठीक है, आ गया, बढ़िया बात। अब विस्थापन निकालते हैं। एक व्यक्ति 30 मीटर उत्तर दिशा में जा रहा है, ऊपर जा रहा है कितना, 30 मीटर। छोटा सा फिगर बनाते हैं, समझिएगा। 30 मीटर ऊपर जा रहा है, उसके बाद 20 मीटर पूर्व, मतलब पूर्व इस दिशा में मुड़ रहा है, इसके बाद 20 मीटर पूर्व, 20 मीटर पूर्व दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है, 20 मीटर पूर्व पहुंच गया यहाँ तक। उसके बाद क्या हो रहा है कि 30√2 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम मतलब दक्षिण हो गया ई, अब पश्चिम हो गया ई। अरे तो स्थिति बदल दे गया। दक्षिण पश्चिम दोनों मतलब दोनों के बीच में जाएगा, दक्षिण पश्चिम मतलब दोनों के बीच में जाएगा। कितना जा रहा है, 30√2 मीटर जा रहा है, 30√2 मीटर जा रहा है, 30√2 मीटर जा रहा है। विस्थापन निकालना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है मेरे दोस्त। वेक्टर पढ़े हैं ना, वेक्टर पढ़े हैं ना, बस वेक्टर वाला कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, आराम से हलवा होकर क्वेश्चन बनेगा, मजा आ जाएगा बनाने में। जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल के आएगा ना, तब देखिए कितना मजा आएगा। देखिए क्वेश्चन हलवा बना रहे हैं तुरंत एकदम। अभी क्या बोल रहा है कि, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है। दक्षिण हो गया और पश्चिम हो गया, पश्चिम हो गया और दक्षिण हो गया, साउथ और वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और क्या हो गया, पश्चिम हो गया, ठीक ना। दक्षिण और पश्चिम दिशा में चल रहा है, दक्षिण और ये वाला हो गया पश्चिम। एक इशारा लगिए, दक्षिण और पश्चिम दिशा में चल रहा है, साउथ और वेस्ट, ठीक ना। दोनों के दिशा में चल रहा है मतलब ठीक है, दोनों के बीचे बीच चल रहा है। कितना, 30√2 मीटर, 30√2 मीटर, यानी बीचों बीच, यानी टोटल 90 है, तो ये वाला 45 होगा और ये वाला 45 होगा। कोई दिक्कत, ये वाला 45 होगा और ये वाला 45 होगा। क्या बोल रहा है कि दक्षिण पश्चिम दिशा में चल रहा है, क्या चल रहा है, दक्षिण पश्चिम दिशा में चल रहा है। तो दोनों का मान 45, मतलब जिसके साथ कोण आता है cos थीटा, तो 30√2 cos 45, आयु होगा 30√2 cos 45, सॉरी sin 45, लंबवत है ना। cos 45 का मान 30√2, cos 45 का मान 1/√2 होता है। तो √2 कट गया, मतलब 30 मीटर जाएगा साउथ दिशा में, 30 मीटर जाएगा साउथ दिशा में। 30√2 साइन थीटा कटाएंगे तो 30√2 गुना साइन 45 का मान 1/√2, √2 से √2 कट गया। 30 मीटर किधर जाएगा,
इधर वेस्ट दिशा में जाएगा। किधर जाएगा? वेस्ट दिशा में। मतलब हमें यहाँ पर वेस्ट दिशा में कितना जाएगा? 30 मीटर। साउथ दिशा में कितना जाएगा? 30 मीटर। उसके बाद ईस्ट दिशा में कितना जाएगा? 20 मीटर। और ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन में कितना जाएगा? 30 मीटर जाएगा। हमें सारा चीज पता चल गया, चारों दिशा में जा रहा है, चारों दिशा के हमें जो चीजें पता चल गया। इसका विस्थापन निकालना है। विस्थापन निकालने के लिए दिशा के साथ सबको प्रदर्शित कर देंगे। मतलब स्थिति सदिश को दर्शाना है, स्थिति सदिश को दर्शाना है मतलब विस्थापन निकालना है। तब विस्थापन निकालने के लिए वेक्टर के साथ दिशा के साथ सबको हम लिखेंगे। ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे कि पूरब दिशा में जा रहा है तो इधर इधर क्या होता है? आई कैप होता है, इधर होता है जे कैप। माइनस में आई कैप, ये वाला माइनस में जे कैप। पहले जा रहा है उत्तर दिशा में मतलब 30 मीटर जे कैप है, फिर प्लस का चिन्ह 20 मीटर आई कैप है, 20 मीटर आई कैप है, लिख दिए। उसके बाद क्या है? 30 मीटर वेस्ट, वेस्ट वेस्ट मतलब इधर माइनस में आई कैप। कितना? 30 मीटर, माइनस में 30 मीटर आई कैप। 30 मीटर किधर? साउथ दिशा में। साउथ साउथ किधर? इधर माइनस में जे कैप, माइनस में जे कैप कितना? 30 मीटर जे कैप। देखिए जे कैप 30 से जे कैप 30 खत्म हो गया। विस्थापन कितना टोटल निकल के आएगा? विस्थापन निकल के आएगा, विस्थापन टोटल निकल के आएगा 20 में से 30 घटाएंगे माइनस में 10 आई कैप, मतलब 10 मीटर माइनस में 10 आई कैप, माइनस चिन्ह वेस्ट दिशा को प्रदर्शित मतलब पश्चिम दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। किधर किसको प्रदर्शित कर रहा है? कि पश्चिम दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। यानी वस्तु का विस्थापन किधर होगा? 10 मीटर वेस्ट में। किधर? 10 मीटर वेस्ट में। देखो क्या दे रहा ऑप्शन में, ऑप्शन में दे रहा है 14 मीटर दक्षिण पश्चिम, 28 मीटर दक्षिण, 10 मीटर पश्चिम। ओहो, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आया? क्या मेरी बातें आपको समझ में आया? क्या हमारी बातें आपको समझ में आया? मेरी बातें आपको समझ में आ रहा है? और मेरे बात आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा जरूर। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा जरूर कि हमको समझ में नहीं आया है। कोई हेल्प होगा तो जरूर करेंगे। आगे, एक गेंद जिसकी कुल गतिज ऊर्जा ई है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक गेंद जिसकी कुल गतिज ऊर्जा ई है, क्षैतिज से 45 डिग्री पर फेंकी गई है। क्षैतिज से कितना डिग्री फेंकी गई है? 45 डिग्री पर फेंकी गई है। देखिए ध्यान से, इसका कुल गतिज ऊर्जा ई है, क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर फेंकी गई है। 45 डिग्री मतलब इस वाला कोण है 45 डिग्री। कुल गतिज ऊर्जा कितना है? ई है। टोटल गतिज ऊर्जा इसका कितना है? ई है। बोल रहा है कि क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर फेंकी, उसकी उड़ान के दौरान उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा, उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा निकालना। इस बिंदु पर गतिज ऊर्जा, इस बिंदु पर इसका गतिज ऊर्जा निकालना है। उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। 1/2 mv²। 1/2 लिख दिए, 1/2 लिख दिए। एम का मान एम लिख दिए। भी का मान यहाँ पर बता, उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होता है? आपको पता होगा उच्चतम बिंदु पर ऊर्ध्वाधर वेग यू वाई, ई वाला यू वाई और ई वाला यू एक्स। यू वाई का मान 0 होता है लेकिन यू एक्स का मान हमेशा समान होता है। हर बिंदु पर यू एक्स का मान यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, हर पॉइंट पर मतलब जब तक वस्तु गिरता नहीं है उसका वेग होता है यू कॉस थीटा के बराबर। मतलब उच्चतम बिंदु पर इसका क्षैतिज वेग रहेगा यू कॉस थीटा के बराबर, तो वेग इसका हो जाएगा यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 1/2 उतार दिए, एम उतार दिए। ई वाला यू है, यू वेग से फेंके हैं। कितना वेग से फेंके हैं? यू वेग से फेंके हैं, तो यू स्क्वायर है तो यू स्क्वायर लिख दिए, यू स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर 45। 1/2 mv² बात करें तो पहले गतिज इसका दिया है ई बराबर होता है, चूंकि 1/2 mv² बराबर हो जाएगा ई के, क्योंकि गतिज ऊर्जा पहले दिया है कि इसका गतिज ऊर्जा पहले ई है, क्योंकि यू वेग से फेंके तो गतिज ऊर्जा इसका यू है, द्रव्यमान एम है, ठीक। तो यू वेग से फेंके तो गतिज ऊर्जा इसका यू हो गया, मतलब 1/2 mv²। 1/2 mv² किसके बराबर हो जाएगा? ई के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। यू वेग से फेंके हैं, प्रारंभिक वेग यू है, द्रव्यमान एम है, तो इसके गतिज ऊर्जा ई बराबर 1/2 mv² होगा। तो शुरू में तो ई ये दिया है तो ई इसके बराबर हो गया, ई जो है इसके ई के बराबर हो गया। ई वाला 1/2 mv² किसके बराबर हो गया? ई के बराबर हो गया। cos 45 का मान क्या हो जाएगा? cos 45 का मान क्या हो जाएगा? 1/√2, 1/√2, 1/√2, 1/√2, दोनों को करेंगे तो 1/√2, 1/√2 क्या हो जाएगा? 1/√2 गुना 1/√2, मतलब ई बटा में √2 में √2 से छूटा 2, ई/2 आ जाएगा। देखो ऑप्शन में कौन सा? ई/2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ई/2। देखो कितना कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा कितना होगा? जब शुरू में गतिज ऊर्जा ई है, तो शुरू में गतिज ऊर्जा ई है, ठीक है।
शुरू में गतिज ऊर्जा ई है, ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गतिज ऊर्जा शुरू में ही है तो उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा हो जाएगा 1/2 mv²। 1/2 m v का मान हमें पता है, उसका वेग वहां पर होता है u cos थीटा, तो u cos लिखे हैं, तो 1/2 m u²। तो ये वाला गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है जो ई के बराबर है, तो ये वाला ई के बराबर हो गया। cos 45 के मान 1/2² होता है, 1/2 गुना 1/2, 1/2 में 1/2 से गुना किया गया छूटा 2, मतलब e/2 हो गया आंसर। यानी उच्चतम बिंदु पर इसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा e/2। याद रखिएगा, बहुत पॉइजन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहिए मत इसका कोई जवाब नहीं, क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। आप लोग समझ रहे होंगे क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन का मतलब क्या है। आगे चलिए, मिस मत कीजिएगा इस सारे क्वेश्चन को। अरे बहुत 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 कहिए कि पॉइजन क्वेश्चन है बस। एक वस्तु 36 से 30 डिग्री के कोण पर 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। एक वस्तु 36 से 30 डिग्री के कोण पर 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। फेंके जाने के 1.5 सेकंड पश्चात यह 36 से कोण बनाएगी। देखो क्या बोल रहा है कि एक वस्तु 36 से 30 डिग्री के कोण पर फेंकी जाती है। कितना डिग्री कोण पर फेंका जा रहा है? 30 डिग्री के कोण पर फेंकी जाती है। एक वस्तु है जो 36 से 30 डिग्री के कोण पर फेंकी जाती है। एक वस्तु है जो 36 से कितना कोण पर फेंकी जा रही है? 30 डिग्री के कोण पर फेंकी जा रही है। 30 डिग्री के कोण पर 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। फेंकने के 1.5 सेकंड पश्चात यह 36 के साथ कोण बनाएगी। 1.5 सेकंड बाद ये वस्तु रहेगी कहाँ, पहले ही निकाल लेते हैं। तो उड़ानकाल टी का फॉर्मूला क्या होता है? उड़ानकाल कितना समय वस्तु पृथ्वी मतलब हवा में रही है। तो अगर इसे निकालना चाहे कि कितना समय हवा में रही है, तो हवा में उड़ानकाल का फॉर्मूला क्या होता है? 2u sin थीटा बटा में g। तो 2 के जगह पे 2 लिख दिए, u की जगह पे 30 लिख दिए। 2u sin थीटा बटा में g, तो 2 की जगह पे 2 लिख दिए, u की जगह पे 30 लिख दिए। sin 30 थीटा का मान 30 है, sin 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 अब बट्टा में 10 होता है, बट्टा में 10 लिख दिए। 2 से 2 कट गया, ये 30 बट्टा में 10 आया, 30 बट्टा में 2 से 2 कट गया। फिर से देखिए 2u sin 1/2, तो 2 से 2 कट गया, तो अगर 30 बट्टा में 10, 10 है 30, मतलब 3 सेकंड हवा में रहेगी। ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है, 3 सेकंड हवा में रहेगी। जो वस्तु है अधिकतम कितना सेकंड हवा में रहेगी? 3 सेकंड हवा में रहेगी। 3 सेकंड जो है हवा में रहेगी। 3 सेकंड बोल रहा है, 1.5 सेकंड बाद, 1.5 सेकंड बाद वस्तु कहाँ रहेगी? 1.5 सेकंड बाद निकालना है, 1.5 सेकंड बाद वस्तु निकालना है, कहाँ रहेगी? 1.5 सेकंड बाद 36 के साथ कितना कोण बनाएगी? आपको पता होगा उड़ान काल आधा समय, जितना समय जाने में लगता है उतना समय आने में लगता है, जितना समय जाने में लगता है उतना समय आने में लगता है। मतलब जितना गया है उतना ही आएगा, जितना गया है उतना ही आएगा। मतलब आरोहण काल और अवरोहण काल दोनों मिलकर बनते हैं उड़ान काल। आरोहण काल और अवरोहण काल दोनों 3 सेकंड, 1.5 सेकंड और ये वाला भी 1.5 सेकंड। वस्तु का स्थिति कितना होगा, कहाँ पर होगा? आपका दिमाग कम कर रहा है कि वस्तु कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर होगा, वस्तु यहाँ पर होगा। 1.5 सेकंड बाद वस्तु उच्चतम ऊंचाई पर होगा। 1.5 सेकंड बाद कहाँ होगा? वस्तु उच्चतम ऊंचाई पर होगा, उच्चतम बिंदु पर होगा। उच्चतम बिंदु पर एक शख्स के समानांतर होगा, तो यहाँ पर बीच का कोण कितना होगा? थीटा बराबर 0 डिग्री। आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रहा है? देखिए क्वेश्चन जो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, आप दिमाग लगाइए, उसको तोड़िए, कहाँ से तोड़ेंगे तो आएगा, कौन वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो आएगा। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्या पूछ रहा है कि 36 के साथ कोण बनाएगा। वस्तु का स्थिति निकालिए ना, खुद पता चलेगा कितना कोण बनाएगा। वस्तु का स्थिति निकालिए, स्थिति निकालिएगा, टकरा जाता था उसी कोण पे टकराता, उसी वेग से टकराता, मतलब अगर 30 है तो 30 से टकराएगा। नहीं टकरा रहा मतलब ऊपर है, ऊपर है मतलब कहाँ है? तो ऊपर है तो उच्चतम बिंदु पर है। उच्चतम बिंदु पर वेग दोनों आपस में समानांतर होता है, समानांतर है मतलब 36 वेग केवल रह जाता है, तो 36 मतलब 36 दिशा में ही गमन करता है, वहां पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आपस में वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, ये वाला कोण कितना निकल गया? 0 डिग्री निकल गया। कोण कितना निकल गया? ये वाला कोण निकल गया 0 डिग्री। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक ना। अब इसमें और रह गया 2, 4, 5 को क्वेश्चन। ये पांचों क्वेश्चन को हम अगले क्लास में देखेंगे, अगले वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक ना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और इसमें दिक्कत हो सकता है, थोड़ा अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।